दोस्तों, एक शब्द होता है श्रीमान जी या आदरणीय या महोदय। लेकिन ये शब्द दोस्तों अगर आम आदमी को बोला जाए ना तो ये ठीक ठाक शब्द है। लेकिन इस देश के अंदर कुछ ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं, अगर उनके सामने ये शब्द बोला जाए तो उनके लिए बहुत छोटे शब्द हैं ये, और वो सामने वाले को इतने ऐसी आंखों से देखते हैं कि सामने वाले का बेचारे का लूज मोशन लग जाते हैं। तब उसको जब समझ में आती है तब वो उनको बोलता है माय लॉर्ड, मिलोड, योर ऑनर, योर एक्सीलेंसी, लॉर्डशिप, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। तब उन विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के मूड में थोड़ा चेंज होता है। तब वो तो खुश होते हैं कि चलो हमारे लिए जो शब्द बने हुए हैं उस शब्दों का इस्तेमाल किया। अब ये जो विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति है ना दोस्तों, ये सामने वाले को चाहे वो कितने ही बड़े पदाधिकारी हो, कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, कितना ही बड़ा मंत्री हो, ऐसे अड़का देते हैं, ऐसे डांट मार देते हैं, ऐसे उसकी बेइज्जती कर देते हैं कि वो बेचारा मन महसूस कर रह जाता है। लेकिन ये विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति है ना, ये कुछ भी करे, कितना ही बड़ा गुनाह करे, कैसी लूट खसोट करे, कैसे पैसे इकट्ठे करे, भ्रष्टाचार करे, रिश्वत ले, कुछ भी ले, लेकिन कोई इनको नहीं बोल सकता। तो मामला क्या है दोस्तों, और मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं, मैं आज सारा आपको सब कुछ खुल के बताऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ। बस मैं अभी गया और अभी आया 5 सेकंड। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे देश में एक विशेष अधिकार प्राप्त एक प्रजाति है, जी मैं प्रजाति ही कहूंगा क्योंकि मैं सारे तथ्य दूंगा। वो किसी की भी इंसल्ट कर दें, किसी को भी हड़का दें, किसी के ऊपर भी डांट मार दे, चाहे वो सामने वाला कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो IAS हो, IPS हो, इस देश का मंत्री हो, मंत्री क्या चाहे वो प्रधानमंत्री भी हो, उसको भी वो लोग हड़काने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर कोई उनके बारे में कुछ कह देना तो 2 मिनट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के ना वो जेल के अंदर पहुंचा देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके ऊपर कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, कोई भी उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यानी कोई भी उनका दायित्व है समाज के प्रति, देश के प्रति, कानून के प्रति, वो उनका कोई दायित्व नहीं है। बस वो उन्होंने अपना विशेष अधिकार ऐसे हासिल किया हुआ है कि कोई उनका कुछ कर ही नहीं सकता। अब मान लीजिए उनके अधिकारों को छीनने के लिए या उनके अधिकारों को कम करने के लिए प्रयास करता भी है कोई, यानी सरकार या संसद प्रयास करती है, तो उसको असंवैधानिक बता के उस कानून को ही निरस्त कर देते हैं। लेकिन अपने बचाव में उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोसीजर अडॉप्ट कर रखे हैं कि चाहे वो कितना ही बड़ा कसूर कर ले लेकिन सजा नहीं हो सकती उस आदमी को। तो ये मामला क्या है दोस्तों, ये मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। ये मामला है जजों से संबंधित। अब जज क्या करते हैं कि कोई अगर उनके ऊपर उंगली उठा देता है ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा देते हैं और जेल के अंदर कर देते हैं। वे भले ही किसी भी आदमी को, चाहे वो कितना ही निर्दोष क्यों ना, उसके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं, उसको जेल के अंदर भिजवा सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो नुपुर शर्मा का केस याद होगा आपको। नुपुर शर्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन एक जज महोदय ने जब शांति प्रिय समुदाय ने उसी स्टेटमेंट, नुपुर शर्मा की एक स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा वो किया, विरोध जताया, और उसके बाद उन्होंने दंगा फसाद किया, तो उस दंगे फसाद के लिए जज महोदय ने नुपुर शर्मा को ही दोषी ठहरा दिया। ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि वास्तव में उसकी स्टेटमेंट क्या थी, कैसे थी। लेकिन जब सरकार इस विषय में थोड़ा अपने ऊपर लेने की कोशिश करती है कि एक कॉलेजियम का मामला मैं बता रहा हूँ कि भर्ती का मामला था, तो जब भर्ती के मामले में संसद ने कानून पास करने की कोशिश की कि जजों की जो भर्ती है वो कॉलेजियम के अलावा सीधे सरकार भी कर सकती, तो उन्होंने इस कानून को असंवैधानिक बताकर सरकार से सीधा टकराव लिया और उसको कानून को रद्द कर दिया। और यानी उन्होंने अपने बचाव के लिए कि उनके अधिकार ना छीने, उनके अधिकार कम न हो। सरकार इस तरह का कोई भी वो करती है, कानून बनाती है या विधेयक लेके आती है, तो ये जो जज महोदय ये उसको खारिज कर देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं। लेकिन खुद अपने बचाव के अंदर ये क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको इस मामले में। ये मामला है दोस्तों अभी 2 दिन पहले का, 18 तारीख का। ये एक जज महोदय थे यशवंत वर्मा, उनके मकान में आग लग गई थी। तो जब फायर ब्रिगेड वाले गए तो उन्होंने कमरा खोला तो कमरा पूरा का पूरा नोटों से भरा हुआ था। मुझे लगता है वो करोड़ों नहीं, शायद अरबों रुपये थे। तो ये मामला जब उन्होंने अधिकारियों को बताया, ये मामला मीडिया में आया, तो
पूरी की पूरी जो जज लॉबी है ना उसको बचाने में लगी। और सुप्रीम कोर्ट ने महज उसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी थी उसने उसको ट्रांसफर कर दिया। और इसके अलावा उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। एक स्टेटमेंट जरूर बयान की कि हाँ उनके बारे में चर्चा है, जबकि चर्चा नहीं थे। उनके घर से नोटों के बंडल मिले थे, पूरा का पूरा कमरा भरा हुआ मिला था। अब लेकिन दोस्तों इसी मामले में अगर हम बात करते हैं प्रोसीजर की, कोई अगर एक आदमी भ्रष्टाचार का या रिश्वत का थोड़ा सा भी ले लेता है, अगर उसने 1000 रुपये भी रिश्वत ले ली तो उस आदमी को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और तुरंत जेल में भेज दिया जाता है, पुलिस रिमांड में या फिर न्यायिक कस्टडी में उसको तुरंत भेज दिया जाता है। और लेकिन अगर एक जज के पास से जो इतने नोटों के बंडल मिले, पूरा का पूरा कमरा भरा हुआ मिला, तो उसका प्रोसीजर क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये प्रोसीजर ये है दोस्तों के सबसे पहले तो मैं इसी मामले का उदाहरण लूंगा। यशवंत वर्मा है जो जस्टिस यशवंत वर्मा, पहली बात तो ये है कि उन्होंने उसकी ट्रांसफर कर दी। हालांकि ट्रांसफर का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर की थी, अभी शायद ट्रांसफर नहीं हुई है। लेकिन उनको बचाने के लिए क्या प्रोसीजर है ये थोड़ा मैं बताऊंगा। प्रोसीजर ये दोस्तों कि सबसे पहले तो जो कोर्ट है एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका अध्यक्ष होता है और 2 हाई कोर्ट के जज होते हैं। तो सबसे पहले तो जो कॉलेजियम ना वो उसको ट्रांसफर की सिफारिश करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो जो उसकी सिफारिश है उसकी जो ट्रांसफर है वो कितने दिन में वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कितने दिन में नहीं करती। यहाँ पर टाइम लिमिटेशन नहीं है। दूसरा फिर ये है कि इसके बाद उसके आरोपी जज के खिलाफ इन हाउस से जांच होती है। इन हाउस का मतलब ये है कि वो तथ्यों के बारे में, दलील के बारे में ये देखती है कि क्या तथ्य हैं, क्या दलील है। और अगर उसमें वो दोषी पाया जाता है, वो जज दोषी पाया जाता है, तो फिर उसकी रिपोर्ट बना के संसद में भेजती है। और संसद में भेजने के बाद उसके ऊपर बहस होती है। और उसके बाद जब अगर उसको दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई के लिए उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और जब राष्ट्रपति उसके मंजूरी मिल जाती है तो उसको महाभियोग के लिए कहा जाता है कि अब आप इसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। ये जो टोटल प्रोसीजर है ये इतना लंबा प्रोसीजर है कि इसके अंदर जज है ना रिटायर हो जाते हैं। इसके मामले में आपको दोस्तों 2 उदाहरण देना चाहूंगा। एक जस्टिस IM कुदूसी हुआ करते, उनको 2004 में उनके ऊपर आरोप लगे थे दोस्तों। और उस कमेटी की इसी प्रोसीजर से जब उनकी जांच की गई, इन हाउस जांच की गई, सारे प्रोसीजर अपनाए गए, तो उस मामले में लगे लगभग 10 साल। और 10 साल से पहले वो आदमी रिटायर, वो जज थे वो रिटायर हो गए और उनका कुछ भी न रिकवरी हुई न उनको कोई सजा मिली। क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे, मामला रफा दफा हुआ। और एक जज और आया करते, एक जज थे वो SN शुक्ला के ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगे थे। 2017 में आरोप लगे थे, वो आरोप सिद्ध हो गए, लेकिन तब तक उनके ऊपर कार्रवाई होती, तब तक वो रिटायर हो चुके थे, रिटायर होके जा चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के टाइम इतना ज्यादा लंबा खींचा जाता है कि फिर वो रिटायर हो जाए, बाद में मामला रफा दफा हो जाए, सजा कोई मिलती नहीं। तो इस मामले में भी ऐसा ही है कि आज इसके ऊपर जो करोड़ों अरबों रुपए इसके पास मिले हैं, पहले तो इन हाउस जांच होगी, फिर उसको आगे भेजा जाएगा, संसद में भेजा जाएगा, संसद में फिर इसके ऊपर बहस होगी, फिर उस पर इसको राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, फिर महाभियोग के लिए किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये तब तक ये जज महोदय हैं, इनकी 5 या 6 साल की सर्विस रहेगी, आराम से रिटायर हो जाएंगे। और वो जो अरबों रुपए हैं वो भी उनके पास, और कोई सजा भी नहीं, यानी पैसा हजम, खेल खत्म। तो ये दोस्तों ये हमारे जो माननीय हैं, ये इन लोगों की कार्रवाई है, ये इन लोगों की प्रोसीजर है। अगर एक आम आदमी कुछ भी कर देता है तो तुरंत, थोड़ा से 1000 रुपये भी ले लेता है तो तुरंत उसको हवालात में भेज देते हैं। लेकिन ये अरबों रुपए आपका खजाना अपने घरों में छुपा लेते हैं, तब भी इनकी कार्रवाई का ये प्रोसीजर है कि 10 साल लगा देते हैं और न उस पैसे की रिकवरी हो पाती और न ही उस आदमी को, उस जज को सजा मिल पाती। तो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी की अकाउंटेबिलिटी, कोर्ट वो बार बार कहते हैं कि आदमी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका समाज के प्रति उसकी जो क्रेडिबिलिटी वो होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन इनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? जब ये कुछ भी करते, किसी भी निर्दोष आदमी को ये जेल में डाल दें या किसी बड़े से बड़े क्रिमिनल को ये जमानत दे देते हैं। अब अगर हम इसी मामले की चर्चा करें जस्टिस वर्मा की, तो ये जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, ये तो है नहीं कि 1 साल में आए होंगे, ये पूरी सर्विस में आए होंगे। और एक जो जज वो पैसा कहाँ से लेगा? वो अपराधियों से ही तो लेगा, निर्दोष आदमी तो पैसे देगा नहीं उसको, अपराधी उसको पैसे देंगे और अपराधियों को किसी उसमें या तो उसकी सजा माफ करेंगे या उसको बाइज्जत बरी करेंगे या उसको जमानत देंगे।
जब ये जज पैसे लेके न जमानत दे देते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल को जमानत दे देते हैं, नहीं तो आप ये बताइए कि करोड़ों रुपए आ कहां से सकते हैं एक जज के पास? उसका काम तो कोर्ट का ही है ना, कोर्ट से संबंधित है, क्रिमिनल से संबंधित है। तो पैसे लेगा तो क्रिमिनल से ही लेगा, किसी का फेवर करेगा तो, या किसी का काम करने के लिए फेवर करेगा तो वो भी तो कानून की नजरों में गुनाह ही है। लेकिन ये लोग जो गुनाह करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और आम आदमी जो गुनाह करता है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। तो इसके लिए कौन उत्तरदायित्व है? तो क्या सरकार को या क्या संसद को इस तरह का कानून नहीं बना देना चाहिए कि इन जजों की जितनी भी है वो अकाउंटेबिलिटी हो, इनका दायित्व हो, समाज के प्रति जवाबदेही हो उनकी? इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ ऐसे करने पड़ेंगे कि ये चाहकर भी ये जो मजिस्ट्रेट है या ये कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उस कानून को निरस्त ना कर सकें, और इनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए, समाज के प्रति होनी चाहिए, न्यायालय के प्रति होनी चाहिए, सरकार के प्रति होनी चाहिए। इनको इतना ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, भगवान की तरह इनका नहीं पूजा जाना चाहिए, इनके अधिकारों में जरूर कटौती करनी चाहिए, नहीं तो इसी तरह के भ्रष्टाचार होते रहेंगे। आम आदमी ये सोचता रहेगा कि जो जज हैं वो निष्पक्ष होते हैं, वो फैसला सही करते हैं, सबूतों को देख के फैसला करते हैं। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के जो पैसे मिले हैं उससे तो तस्वीर कुछ दूसरी ही दिखाई देती है। उससे तो साफ दिखाई देता है कि जो भ्रष्टाचार है, आम जो दूसरे डिपार्टमेंट है, पुलिस है, बिजली वाले है या और उनसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज जुडिशरी के अंदर है। जुडिशरी के अंदर भ्रष्टाचार होना इस देश के लिए बहुत घातक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आम आदमी की उम्मीद भी अदालत से ही है। एक आदमी छोटी कोर्ट से लेकर न और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है इस उम्मीद से जाता है कि उसको न्याय मिलेगा, लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि न्याय करने वाले ही बिकाऊ हैं, न्याय करने वालों के घरों में भी नोटों के बोरियां हैं, नोटों के बंडल हैं, पूरे के पूरे कमरे भरे हुए हैं, तो कहाँ जाएगा एक आम आदमी? इसके लिए किसको सोचना? इसके लिए जनता को भी सोचना, जनता को भी विरोध करना पड़ेगा इस चीज का, और संसद को भी कड़े कानून लाने पड़ेंगे, ऐसे कानून लाने पड़ेंगे कि ये चाहकर भी उसको निरस्त ना करें, और सजा का प्रावधान इतना लंबा नहीं कि 10-10 साल हो जाए। जैसे एक आम आदमी को सजा मिलती है, इसी तरह अगर जज भी करप्शन करता है या कोई अपराध करता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सारे प्रोसीजर को जो कि उनको बचाने का प्रोसीजर है उसको खत्म कर देना चाहिए। मेरा यही कहना है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरा कहना ठीक है तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मेरा कहना ठीक नहीं है और मैं गलत हूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं कहां पर गलत हूं, ताकि मैं आगे से अपने आप को करेक्ट कर सकूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।